कई फील्डों में मेरे को जानकारी मिली, देखा फिर फील्डों में जा कर के, तो मैं भी सोचा कि नहीं यार मैं भी कुछ करूं खेती के लिए। ये खेत उस समय मेरा पूरा पड़ती था, मैंने कुछ भी फसल नहीं बोया करता था, पूरा खाली था। फिर मैं भी सोचा और बोरी बंधन का योजना बनाया, तो वो घर वालों ने, हमने 4-5 लोग मिलकर बोरी बंधन किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बोरीबंड के बारे में बात करेंगे कि बोरीबंड के निर्माण के समय हमें जगह का चयन किस तरीके से करना चाहिए। तो बोरीबंड जैसा आप जानते हैं कि यह एक अस्थायी संरचना है, एक बहुत कम समय के लिए बनाई जाती है। तो इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पानी को हमें रोकना है और उसको संरक्षित करके उस पानी का अलग अलग तरीक़ों से हम उसे उपयोग करते हैं। तो जब बोरीबंद का आप निर्माण करने वाले होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस नाले में पानी का बहाव जनवरी के माह तक चल रहा है, ऐसे नालों का आपको चयन करना चाहिए। जनवरी फरवरी तक यदि पानी है तो वो जगह बोरीबंद के निर्माण के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। मैक्सिमम जो हाइट है वो 1 मीटर ही रखें। 1 मीटर से ज़्यादा रखने पे होगा ये कि बोरीबंद जो है वो टूट जाएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि बोरीबंद के ऊपर से पानी बह के नहीं जाना चाहिए। बोरीबंद बनाने के पीछे जो कारण होता है कि लोग इसका निर्माण क्यों करते हैं, बोरीबंद का अलग अलग उपयोग होता है। जैसे नहाने में, मवेशियों को पानी पिलाने में लोगों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, सिंचाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में ये नाले को जीवित रखता है। तो इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए लोग बोरीबंद का निर्माण करते हैं। आइए हम देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं और जब बोरीबंद बनाते हैं तो उनके मन में क्या चीज़ें होती हैं जिसके वजह से वो बोरीबंद का निर्माण करते हैं। क्या है कि पानी की शार्ट का पड़ जाता है गर्मी में। हाँ। और अभी ये बंधे हैं तब तो इतना पानी है नहीं तो है ही नहीं रहा है, वो रेतला नीचे गड्ढा कोड़ के नहाते धोते रहे। बोरी बंधन बांध कर मैं कुछ खेती का उपज बढ़ाऊँ। बांधे हैं तो सिंचाई के लिए बांधे हैं, बटरा बोए हैं, 5 एकड़ ज़मीन में गेहूँ लगे। अब हम बात करेंगे कि बोरीबंद का जब आप निर्माण करते हैं तो आप उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं। बोरीबंद के निर्माण के लिए आपको एस्टिमेट यदि तैयार करने हैं तो उसमें 3 बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। पहली बात है कि आपको कुल कितनी बोरियों की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आपको एक ही रूल्स का याद रखना है कि 1 मीटर का यदि आप बोरीबंद बना रहे हैं तो उसमें आपको 8 का गुणा करना है, और यदि आप 10 मीटर का बना रहे हैं तो इसका मतलब है 80 बोरियों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहली चीज़ हो गई उसमें कितनी बोरियों की आपको आवश्यकता होगी। दूसरी बात ये होती है कि उन बोरियों की कीमत कितनी है। यदि एक बोरी की कीमत यदि आपको 5 रुपये की पड़ती है और आपने अगर 80 बोरी आपको ख़रीदनी है तो वो 400 रुपये का आपको कीमत का बोरी आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तीसरी और आखिरी बात ये होती है कि आप जब बोरीबंद का निर्माण करेंगे तो आपको कुछ लेबर की आवश्यकता होगी, कुछ लोग उस पर काम करेंगे। तो यदि आप एक आदमी को 4 रुपये अगर आप पे करते हैं तो आपको 80 बोरी को भरने के लिए अगर आपको 4 रुपये के हिसाब से पे करना है तो आपको 320 रुपये पे करना होगा। तो ये 3 बातें हैं जिसका आप अगर अलग अलग आप रेट निकाल लेते हैं और इन तीनों का यदि आप जोड़ के देते हैं तो आपको एक बोरीबंद को निर्माण में जितना रुपए आपको लगने वाला है वो आपको निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से आप एस्टिमेट बना सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान में रखने की है कि जब आप बोरीबंद का निर्माण करते हैं तो ज़मीन की जो सतह होती है उससे ऊपर आप बोरीबंद तो बनाते हैं, लेकिन बोरीबंद बनाते समय उसका फाउंडेशन ज़रूर खोद लें, क्योंकि बोरीबंद जब आप फाउंडेशन से लगाएंगे तो जो सीपेज है, पानी जो धीरे धीरे बह रहा है, वो बहुत ही कम हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा मिल जाएगा। जो है तो बांध में थोड़ा लागत हमारी कम पड़ जाता है, मतलब कि बोरी हमको कहीं से व्यवस्था करना पड़ता है और उस तरफ चट्टान है, इस तरफ मिट्टी और बोरी लगा करके हमने बांधा है सिंचित के हिसाब से। जब आप बोरीबंद का निर्माण कर चुके होते हैं तो बोरीबंद के निर्माण के बाद, चूँकि आप जानते हैं कि ये अस्थायी संरचना है, तो आपको कुछ जानकारियाँ जो हैं वो इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे कि इस बोरीबंद से कौन कौन लोग लाभ ले रहे हैं, या इस बोरीबंद का जो पानी है उसको कितने लोगों के खेतों तक सिंचाई किया जा रहा है, लोगों ने कौन सी फसल लगाई है, कुल कितने क्षेत्र में जो फसल लगाई गई है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, और इसमें जो जिस माध्यम से या जिस मशीन से पानी का सिंचाई किया जा रहा है वो मशीन कितने HP का है। इस
जानकारी को आपको इकट्ठा करना चाहिए ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस बोरी बंड से कितने लोगों को लाभ मिल पाया। आपको आकलन करना चाहिए कि उस बोरी बंड में कितना पानी एकत्र हुआ है। एकत्र पानी को मापने के लिए आपको अपस्ट्रीम का मतलब है जिस दिशा से पानी बहकर हमारी बोरी बंड तक आ रहा है, तो ऊपर का हिस्सा जहाँ तक पानी रुका हुआ है तो वो पूरी लंबाई को आपको मेज़र करना होगा। साथ में नाले का जो चौड़ाई है, जिस चौड़ाई पे आपने बोरी बंड का निर्माण किया है उसकी चौड़ाई को मेज़र करना होगा। और बोरी बंड जहाँ पे पानी भरा हुआ है उस पानी को अलग अलग जगह पे आप इसकी गहराई को नापते हैं। यदि आपने 5 जगह पे इसकी गहराई को नापा है तो औसत इसका 5 का आपको औसत निकालना होगा और कुल एक औसत गहराई आपको मीटर में निकालनी पड़ेगी। ये सारे नाप जो हैं आप उसे मीटर में निकाल लें और इन लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों का गुणा करने के बाद जो आपके पास मात्रा निकल के आएगी घन मीटर में, वो कुल पानी की मात्रा होगी। अब ये घन मीटर में है और आप जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो आप यदि 1000 का इसमें गुना कर देंगे तो आपको पता हो जाएगा कि कितना पानी आपके पास है जिसका उपयोग आप सिंचाई में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम आकलन करने में भी कर सकते हैं कि यदि मेरे पास 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है जहाँ पे मैंने फसल लगाई है, तो उसमें मुझे अगर 2 पानी देना है तो मुझे कितना पानी की आवश्यकता होगी। इस समय आपको ध्यान रखने वाली एक बात ये भी होती है कि चूँकि यदि मेरी बोरी बंड बनाने के बाद कुल पानी यदि 1000 लीटर संग्रहित हुआ है तो उस पानी का मैं 1, 2, 3 नहीं बल्कि कम से कम 8 बार इसका उपयोग कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं पानी को एक बार निकाल लूँगा, सिंचाई कर दूँगा, तो वो दोबारा पानी जब भरेगा तो फिर से वो पानी की मात्रा हमारे पास उतनी ही होगी। तो इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पानी का उपयोग ज़्यादा किसान उसका उपयोग कर सकते हैं। बोरी बंधन से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फसल में लगभग मेरे को अधिक से अधिक फसल का उपज मिले, ताकि मेरे मेहनत भी अधिक कर रहा हूँ, इसलिए मेहनत का फल भी मिलना चाहिए, यही उम्मीद करके बैठा हूँ सर।